हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 16 को पूरा समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर प्लस कीवर्ड सभी चीज़ करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से इसे सुनना है। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है डंपिंग ऑफ वेस्ट का। डंपिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है फेंकना, कचरा फेंकना। तो चैप्टर का ही नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गार्बेज घर के अंदर और कचरे घर के बाहर। तो इस पहले पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए, हम दुकान जाते हैं, दुकान पे हम कोई भी सामान लेते हैं तो हमें प्लास्टिक की कैरी बैग दी जाती है, इन शॉर्ट पन्नी दी जाती है। और वो जब हम घर लाते हैं तो उसके बाद वो घर में एक तरह से क्या हो जाता है, एक कचरा हो जाता है, कूड़ा हो जाता है। वहीं पे लिखा हुआ है कि हम घर को साफ़ करते हैं, घर बुहारते हैं, शॉप अदर प्लेसेस, वहाँ से बहुत सारे अपने घर से, अपने दुकान से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं पॉलीथीन में, और उसके बाद या तो उसे ड्रेन यानी नाली में फेंक देते हैं या फिर स्ट्रीट के कॉर्नर में फेंक देते हैं। ऐसा चैप्टर में लिखा गया है। लेकिन देखिए, अब जो ये टाइम है ये काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब कचरा लेने के लिए आपके घर पर ही आते हैं, तो आपको कचरा बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर फेंकते भी है तो आपको नहीं फेंकना चाहिए। जो कचरे वाले जो कि कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं उन्हें दे देना चाहिए। दूसरा है, कहीं पे मान लीजिए कि कचरा फेंकने वाले नहीं आते हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खाली जगह देख के वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरे लोग को भी लगता है कि ये तो कचरा फेंकने की जगह है, उसके बाद वो भी कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक ढेर जमा हो जाता है। हीप का मतलब ढेर। तो इससे सिर्फ गंदगी नहीं फैलती है, बल्कि वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी हार्मफुल वाले बैक्टीरिया और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कैरी करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि कचरा कौन फेंकेगा जहाँ पे आसपास में घर है, और वही वहाँ पे कीटाणु का जन्म हो जाता है और वही बीमारी उन्हीं लोगों को फैलेगी जिन्होंने कि कचरा फेंका था। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है। तो देखिए, हॉस्पिटल वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, बैंडेज आ जाएंगे, कॉटन के जो इम्पल्स होते हैं, इंजेक्शन बोतल, टेबल रैप, टैबलेट रैपर्स, ये सारे हॉस्पिटल के वेस्ट है, कचरे हैं। इसमें प्लास्टर जो कट आउट किए जाते हैं वो हो जाते हैं, सिरिंज, ग्लूकोज बोतल, नीडल्स यानी सुई, पेपर्स, कॉर्क्स, इंस्ट्रूमेंट, ट्यूब्स, फ्रूट पिलिंग एंड सीड, ये सारे हो जाएंगे। फिर है कि बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं उसे लो लाइंग एरिया को फिल करने में मदद मिलती है। आपने देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, बहुत सारे एरिया जो होते हैं काफ़ी धंसे हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप ये मत समझिए कि एक हाथ धंसे हुए होंगे, 2 हाथ धंसे हुए होंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा, एकदम 2 मंजिला, 3 मंजिला ऐसे करके धंसे हुए होते हैं। तो किया क्या जाता है, कचरे को लेकर वहाँ पे फेंक दिया जाता है, ताकि ये जो लो लाइंग एरिया जो कि धरती से इतना ज़्यादा नीचे है, इतना ज़्यादा गड्ढा उसमें, उसे भर दिया जाए। उससे अब होता क्या है ये सुनिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सॉइल को गंदा करती है, सॉइल को पॉल्यूट कर देती है और बहुत सारे डिजीज़ेस को जन्म देती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनी पीपल सॉर्ट आउट सिरिंग्स, ट्यूब्स, नीडल्स एंड अदर रियूजेबल इंस्ट्रूमेंट, वॉश देम, उसे, और उसके बाद उसे क्या करते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सिरिंज होता है उन्हें शॉर्ट आउट करते हैं। शॉर्ट आउट का मतलब ठीक कर लेते हैं। उसके बाद जो नीडल्स को, ट्यूब्स को, यानी वैसे मटेरियल्स को जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, उन्हें धो लेते हैं और फिर से यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि ये जो सिरिंज होते हैं, किसी एक पर्सन में जब इसे इंजेक्ट किए जाते हैं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके बैक्टीरिया डिजीज इसमें आ जाते हैं, इस सिरिंज में। इसीलिए इनको फ़ौरन जो है फेंक दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए जब कभी इंसान डॉक्टर के पास किसी क्लिनिक में जाता है तो वो ये बात एकदम ध्यान से देखता रहता है कि वो सिरिंज जो है उनके सामने ही फटा हुआ हो, क्योंकि वो तुरंत नया निकालते हैं, क्योंकि वो तुरंत नया सिरिंज निकाल के देते हैं, तुरंत में शीशी तोड़ते हैं।
वो देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर है फिलिंग मटेरियल्स डिफ्यूज़ इन द सॉइल एंड पॉल्यूट इन द सॉइल। जैसे कि जो लो लाइंग एरिया होते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कर दी जाती है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को जब फेंका जाता है तो क्या करते हैं, वो जो कचरे होते हैं धीरे धीरे उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल में जाने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। फिर है डस्टबिन। डस्टबिन आप सब लोगों ने देखा होगा, डस्टबिन हर जगह अब तो लगाए भी जाते हैं, स्कूल्स में भी डस्टबिन होते हैं। तो वैसा बर्तन या फिर स्पेस जहाँ पे कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है उसे डस्टबिन कहा जाता है। ग्रीन डस्टबिन क्या होता है, तो ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को रखा जाता है। अब ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है, ये वैसे मटेरियल होते हैं जिन्हें कि बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन के द्वारा यानी डिकम्पोजर द्वारा जिन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है, यानी ये इन्वायरमेंट में एक टाइम आएगा जब ये नष्ट हो जाएंगे और ये कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे। फिर आता है ब्लू डस्टबिन। आगे बढ़ते हैं। ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है जो कि नेचुरली यानी बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, तो वही वेस्ट मैटर जिन्हें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसीलिए प्लास्टिक का यूज बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए क्योंकि ये पॉल्यूट करते रहेगा। फिर आता है हमारा एडिबल वेस्ट। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल यानी जो खाने योग्य है। खाने योग्य जो वेस्ट होते हैं, लोग क्या करते हैं उस वेस्ट को कलेक्ट करके पॉलीथीन बैग में कर देते हैं और पॉलीथीन बैग में करके उसे फेंक देते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा, उसके बाद जो कि गाय, सूअर, कुत्ते ये सब होते हैं ये उनको खाते हैं। ये खाते तो हैं लेकिन ये प्लास्टिक उनके एलिमेंट्री कनाल में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, पच नहीं सकते हैं, जिनके कारण वो कैटल वो जानवर बीमार पड़ जाता है। अब यहाँ पे है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है हमारे जीवन में तो बहुत ही यूज़फुल हैं लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज नहीं होंगे, वापस मिट्टी में नहीं मिलेंगे। जैसे कि प्लास्टिक और पॉलीथीन है, इनके नियंत्रण पर, इनके यूज पर एक नियंत्रण रखनी चाहिए कि वे फालतू में इसका यूज ना हो। हमें जितना हो सके पेपर का और जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर है 3R क्या होता है, तो 3R का मतलब होता है कि 3R को लगाया गया है ये देखने के लिए कि वेस्ट मैटर कितना इंक्रीज कर रहा है, चेक करने के लिए। पहले R का मतलब होता है रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और दूसरा R का मतलब होता है रीयूज़, यानी जो सामान हमारे पास है हम उसे एक बार यूज करके नहीं छोड़ेंगे, अगर उसे यूज कर सकते हैं तो उसे यूज़ करेंगे। थर्ड R का मतलब होता है रिसाइकलिंग, यानी उसकी रिसाइकिल कर दी जाती है। जैसे पेपर होते हैं उसे रिसाइकिल कर दी जाती है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है कि रिसाइकिल में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये प्रोसेस उतना बेनिफिशियल है नहीं। हमें कम से कम वो चीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि जूट के बैग हो गए, पेपर हो गए, ये सारे। अब हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कीवर्ड्स आपके बुक में दी हुई रहती हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और इसे कॉपी में तुरंत नोट कर लेना है। पहला होता है वेस्ट मटेरियल। कचरा क्या होता है, तो प्रत्येक पर्सन कूड़ा क्रिएट करता है और सारे चीज़ों को वो फेंक देता है और उसके बाद उसे यूज नहीं करता है, इसे ही वेस्ट मटेरियल कहते हैं। या फिर ऐसी चीज़ों को वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं कि जिन्हें अब यूज नहीं किया जा सकता। लैंडफिल क्या होती है, तो वेस्ट मटेरियल जो होती है, फेसेस ऑफ एनिमल्स, किचन के वेस्ट, गार्डन के वेस्ट, ये सारे को डस्टबिन में कलेक्ट कर लिया जाता है जहाँ पर कि इन्हें लो लाइंग एरिया में फेंका जाता है ताकि वो लो लाइंग एरिया भर जाए। फिर होता है कंपोस्ट, द मैन्योर मेड बाय द किचन वेस्ट। किचन वेस्ट से जो मैन्योर बनेगा और गार्डन वेस्ट से उसे कंपोस्ट कहते हैं।
जैसे देखिए क्या जाता है कि किचन के जो वेस्ट होते हैं और गार्डन के वेस्ट उसे मिट्टी में फेंक दिया जाता है, तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। फिर है वर्मिंग कंपोस्टिंग, यानी रेडवर्म की मदद से कंपोस्ट बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए रेडवर्म जो है दिए गए हैं, इमेज दिया गया है। फिर होता है गार्बेज यानी कचरा। कचरा क्या होता है, कचरे की डिफिनेशन क्या है, तो सारे यूज और अनयूजेबल सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो कि यूज हो चुके हैं और अनयूजेबल है, उसे और यूज नहीं कर सकते हैं, उसे रीयूज नहीं कर सकते हैं उसी फॉर्म में, तो वो गार्बेज हो जाएगा। फिर रिसाइकलिंग क्या होगा, ये ऐसा प्रोसेस है जैसे जिसमें एक बार हमने इसे यूज कर लिया और दूसरे बार जब उसे रिसाइकिल की जाएगी तो फिर से हम उसे यूज करने लायक वो बन जाएगा, तो ये रिसाइकलिंग है। हालांकि ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ये प्रोसेस उतना बेहतरीन नहीं है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म, यानी कि किस प्रकार के गार्बेज को रेडवर्म जो है वो कंपोस्ट में नहीं बना पाएंगे। तो देखिए हमारे जो नेचर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर यहाँ पे रेडवर्म दिया गया है, वो ऐसे ही सब्सटेंस पे एक्शन करेंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वैसे सब्सटेंस पे नहीं करेंगे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि ये रेडवर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल पे काम नहीं कर पाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, पॉलीथीन बैग होगा, ब्रोकन ग्लास होगा, एल्युमिनियम रैपर होगा, ये सारे को रेडवर्म कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी बिसाइड रेडवर्म इन योर पेट, जैसे कि आपका कोई गड्ढा है वहाँ पे क्या आपने कोई रेडवर्म के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म देखा है, अगर देखा है तो पता कीजिए कि वो कौन है और उनके पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजर के तौर पर बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, तो आप इन दोनों के नाम लिख सकते हैं और इन दोनों के इमेज भी आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस करना है कि इस गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, आपको इसे लिखना है और आप मेरी बात समझते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या गार्बेज को फेंकना, गार्बेज को डिस्पोज करना क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है? तो देखिए यह पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, यह हमारी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कचरा हम भी क्रिएट करते हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे शहरों में गार्बेज फेंकने की, गार्बेज को कहाँ रखना है, कहाँ कलेक्ट करके रखना है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दे दी गई है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं, हालांकि यहाँ जिम्मेदारी की बात पूछी जा रही है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इंसानों की भी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे लोग बहुत लापरवाह होते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि साफ़ सफाई रखना ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों पे बराबर बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे सरकार नहीं आने वाले हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं वो काफ़ी क्लीन सिटी होती है। अगर हम कचरा फैला रहे हैं तो अपने आसपास ही फैला रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो सबसे पहले नुकसान तो हम ही को होगा। इसीलिए अपने शहर में, अपने घर में, अपने सड़क पर सफाई करना अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और अगर पीपल को ये सारी बातें नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा। मान लीजिए अगर वो कचरा लगातार फेंकते हैं, नहीं समझते हैं, तो बीमारी उन्हीं को होगी, फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें पैसा तो उन्हें ही लगेगा, सरकार तो उनका फीस भरेगा, सरकार तो उनकी फीस भरेंगे नहीं। तो इसीलिए एक करेक्ट प्लान होना चाहिए कि कचरा कहाँ पे फेंकना है, क्या करना है, शहर कैसे कैसे करके सब कुछ साफ़ सुथरा रह सकता है। तो इसीलिए अपने लेवल पर ये काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सवाल अपने हेल्थ का है। दूसरी बात है कि क्या यह पॉसिबल है कि ये जो गार्बेज की समस्या आ रही है, कहाँ फेंके, कैसे फेंके, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
तो क्या इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है? तो देखिए बिल्कुल कम किया जा सकता है। इसके लिए 3R का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिड्यूस। सबसे पहले तो वैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल ही कम कर देंगे जिनसे कि कचरा फैलता है। दूसरा है रीयूज। हम बहुत सारी चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं, जैसे जानकारी जिनके पास नहीं होती है वो चीज़ लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर है रिसाइकल। बहुत सारी चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे पेपर रिसाइकल हो सकता है, पेपर बास्केट बन सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। जैसे कि आपके घर में लेफ़्ट ओवर का मतलब आपके घर में जो खाना बच जाता है, तो आप उस लेफ़्ट ओवर फूड का क्या करते हैं। तो देखिए यूज यहाँ पे तो आप जो करते हैं आपको वो आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये तो लेफ़्ट ओवर फूड को घर के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन जो किचन वेस्ट है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो लेफ्ट ओवर फूड शुड बी डम्प्ड इनटू कंपोस्ट पिट। तो जो बचे हुए खाने होते हैं उन्हें कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए ताकि ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाए कुछ दिन के बाद। अब देखिए लोग करते क्या हैं, हम आपको बताते हैं। जो खाना घर में बच जाता है कुछ लोग उसे घर से बाहर रख देते हैं, और जो जानवर होते हैं यानी उसे अच्छी जगह पे रखते हैं, ख़राब जगह पे नहीं। जो जानवर होते हैं आसपास इलाके में वो आके उसे खा लेते हैं। तो ऐसे करके भी ये जो है बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं होता है। बकरी आ जाती है, गाय आ जाते हैं, तो ऐसे करके भी लोग करते हैं। फिर है कि इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स, जैसे कि आप कहीं गए हों और आप और आपके दोस्त आपके साथ है, आपको कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप प्लास्टिक प्लेट में खाएंगे या फिर केले के पत्ते पर खाएंगे, तो आप किसे प्रेफर करेंगे। तो देखिए बनाना लीफ का जो पत्ता है उस पर खाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बनाना का जो लीफ है, जो पत्ता है, वो तो बायोडिग्रेडेबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे नेचर में डिकम्पोज कर दिया जाएगा और डिस्पोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करता है। इसके डिफ़िकल्टी में अनेक समस्या आएगी, पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही। फिर है कि बहुत प्रकार के पेपर को कलेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसे रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर है वो रिसाइकिल हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, यूज्ड इनवेलप लिफाफे यूज हो सकते हैं, कॉपी यूज हो सकती है, शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर हो सकते हैं। लेकिन देखिए हम सभी को रिसाइकिल तो कर सकते हैं, लेकिन ये शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। फिर है कि विद द हेल्प ऑफ लेंस, आपने जितनी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट किया, अब आप उसे एक लेंस से देखिए, क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है रिसाइकिल पेपर में, इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। अब जो आपके पास पेपर आया रिसाइकिल करके आ गया है और आपके पास एक नया पेपर ही है, तो आपको इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है। तो बिल्कुल दिख रहा है। जो सरफेस रिसाइकिल पेपर के होते हैं वो रफ हो जाते हैं, बल्कि जो न्यू शीट ऑफ पेपर होते हैं वो स्मूथ होते हैं। देखिए इसका कारण क्या है। जब भी कोई चीज़ रिसाइकिल होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी गिर जाती है। जो सामान नया होता है वो एकदम प्रॉपर्टी में बहुत ही बढ़िया होता है। तो यही कारण है कि ऐसा हो गया। अब हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल को कलेक्ट कीजिए और किस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं, डिस्कस इन ग्रुप। और तो देखिए पैकेजिंग मटेरियल तो बहुत सारे हो जाएंगे, पेपर का हो जाता है, प्लास्टिक का हो जाता है, और इसका क्या पर्पस ऑफ इशू, किस लिए इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए प्लास्टिक का यूज किस लिए किया जाता है, तो जैसे उसमें कोई सामान रख दिया वो हो गया। पेपर में भी बहुत सारे सामान रख दिए, कॉपी किताब लपेट के रख दिए, तो ये कि इसका यूज हो गया। डिस्कस बस करना है। फिर एक गिवन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। और एक स्टोरी लिखिए कि पैकेजिंग कैसे अमाउंट ऑफ गार्बेज को बढ़ा रही है। तो देखिए ऐसे बचा सकते हैं, पैकेजिंग को कम कर सकते हैं। जैसे हमने एक पेपर में, बहुत बड़े पेपर में कॉपी किताब को रखा है, तो हम क्या करेंगे, उस पेपर से निकाल देंगे और कॉपी किताब को टेबल पे बहुत सेफ जगह से साफ़ सफाई करके रख देंगे। तो ये पैकेजिंग कम हो गया।
और पैकेजिंग कैसे अमाउंट ऑफ गार्बेज को कर रही है, क्योंकि अगर बार बार चीज़ों को पैकेजिंग की जाती है तो उसमें प्लास्टिक लगेगा, पेपर लगेगा, और एक टाइम के बाद जब वो ख़राब हो जाएगा तो वो एक कूड़ा बन जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप सोचते हैं कि इट इज़ बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र? क्या केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ दें और कंपोस्ट का यूज करें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, आपने खेतों में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि ये जो कि अनाज हो, मान लीजिए 5 किलो होना है तो वो 10 किलो होगा, बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा। लेकिन ये फर्टिलाइज़र होते क्या है, ये सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पूरी तरह से प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, क्या कंपोस्ट यूज करें कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करें? तो देखिए, यूज निश्चित रूप से कंपोस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, सॉइल को, वाटर को। तो कंपोस्ट इको फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जबकि सॉइल का जो नेचुरल कंपोजिशन होता है उसे केमिकल फर्टिलाइज़र नष्ट कर देते हैं और ह्यूमन के हेल्थ पर इनका बहुत ही ख़राब प्रभाव होता है। फिर है कि कंपोस्ट को अगर प्रोड्यूस करना है तो सस्ता होता है, आसान होता है और हानिकारक नहीं होता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र बड़े महंगे आते हैं, बहुत परेशानियां होती है और पोल्यूशन तो करते ही हैं। और आपके घर में अगर कभी आया होगा खेतों में डालने के लिए तो हाथ से छुआ भी नहीं जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र को। अगर छू दे तो तुरंत हाथ साफ करना पड़ता है, क्योंकि एक तरह से वो पॉइज़न होता है। देखिए दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आपको अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेना है। आप इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं। वीडियो, शॉर्ट सारे अवेलेबल हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।